गाइज आप सभी का इस यूनिट नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट NCERT 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अपना डोमेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, यानी कि वे BA B.Ed का कोर्स करना चाहते हैं NCERT के माध्यम से, तो आप सभी के लिए ये क्लास है। क्लास नंबर 2 है, यूनिट 2 है ज्योग्राफी का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। यूनिट 2 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका शॉर्ट्स नोट तैयार करके इस PDF में मैंने लगाया हुआ है। तो आप के लिए जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में फ्री में क्लासेस मिलती रहे। ओके, अगर हम बात करें क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस फ्री में अपलोड होती रहेंगी मेरे चैनल पे, और आप क्लासेस कर सकते हैं डायरेक्टली। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, और मैं पर्सनली गाइड भी करता हूँ स्टूडेंट को, कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना है, प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है। तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है गाइज वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। चलिए अब क्लासेस देखते हैं। क्लासेस में जो मैंने टॉपिक कवर किए हुए हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक पे मैंने शॉर्ट्स नोट तैयार किए हुए हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। और आलतू फालतू इधर उधर की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला। जो टू दी पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है अलग अलग एग्ज़ाम्स का, उसके हिसाब से मैं ये पूरा जो एक PDF तैयार किया है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो हमारा हाईलाइट टॉपिक है, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी पे शॉर्ट्स नोट आपको मिलेंगे, और लास्ट में कैसे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो में MCQ भी कराऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आ सकता है और ये पूरा टॉपिक में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। ये हिंदी में भी आपको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और इंग्लिश मीडियम वाले को तो दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ही पूरा कुछ लिखा हुआ मिलेगा और एक्सप्लेन मैं हिंदी में कर रहा हूँ। तो ग्रोथ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड जो कि टॉपिक है यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। ग्रोथ में लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड इज़ पॉपुलेशन हैज़ बिन ग्रोइंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दुनिया भर का पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है सेंचुरीज के हिसाब से, बट द रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ स्लोड इन रिसेंट डिसेट। तो ये बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो हाल के दशकों में, डेकेड्स में कम हुए हैं, यानी कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ता था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो आपका इंक्रीज करता रहेगा, बट 21वीं सदी के आसपास मिड में, यानी कि जो अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, इसके आसपास इसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंजेस। तो इसमें आप देख सकते हैं पॉपुलेशन चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दुनिया की आबादी है, दुनिया की जो आबादी है बहुत असमान है, और जो 90% पृथ्वी के जो लोग हैं वो 10% जो है धरती पर, भूमि पर ही रहते हैं। और जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है गाइस वो है एशिया, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और हमारा भी जो प्यारा भारत है वो क्या है, एशिया में ही आता है। एशिया जो साउथ एशिया का एक कंट्री है वो हमारा देश भारत है। तो एशिया में जो है सबसे ज़्यादा आबादी है। जितने भी कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में उसकी 60% जो है आबादी है वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, और उसमें हमारा प्यारा भारत आता है। तो यहाँ पे भी 17% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन हमारे देश में ही रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आबादी वाला देश है वो हम बन चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो बात हो रही है कि कई देशों में जो है जनसंख्या का जो डेंसिटी है वो कम है या ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया जैसे देश की या मंगोलिया जैसे देश की, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनाको और सिंगापुर जैसे कुछ देशों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, यानी कि डेंसिटी काफ़ी कम है। जबकि मंगोलिया और कनाडा जैसे दूसरे देशों में जो है जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, मंगोलिया जैसे देशों में काफ़ी कम है। अब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। द
एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एज स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेशन इकोनॉमिक पर भी डालता है और सोशल वेलफेयर पर भी डालता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, तो जो जनसंख्या होती है उसमें जो इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर जैसे किया जाता है, जो सामाजिक संगठन से रिलेटेड काम होता है, जैसे कोई गरीब है तो उसमें आपको देना होता है, कोई बेरोज़गार है तो उसको बेरोज़गारी भत्ता वगैरह देना होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो बहुत मदद करता है जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, आप देख सकते हैं। और वर्क फोर्स के बारे में भी बात हो रही है। यंग और जो यंगस्टर होते हैं, यानी कि जो 15 साल से लेकर के 65 साल के बीच की बात हो रही है, जो लोग काम करते हैं रियल वर्ल्ड में जाके और उनसे पैसा बनता है, मतलब वो कमाते हैं और देश को फ़ायदा पहुंचाते हैं अलग अलग माध्यम से अपने कामों से। तो उस एज ग्रुप की युवा आबादी की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, यंगस्टर की, तो इस पे बात हो रही है यहाँ पे। हिंदी में भी देख सकते हैं लिखा हुआ कि जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना का आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और संसाधन आवंटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। युवा आबादी के पास बड़ा कार्यबल हो सकता है लेकिन निर्भरता अनुपात भी अधिक हो सकता है, जबकि वृद्ध आबादी को श्रम की कमी और जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारण, पॉपुलेशन चेंज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन चेंज इंक्लूड फर्टिलिटी रेट, मोटिलिटी रेट एंड माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारण, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है प्रजनन दर यानी कि बच्चे पैदा करने की बात यहाँ पे हो रही है, मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट और प्रवासन और आर्थिक विकास शामिल है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट एज सेक्स रेशियो को हम लोग देखते हैं। अब इसको हिंदी में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आयु लिंग अनुपात है और इंग्लिश मीडियम से है तो ऊपर देख सकते हैं। द एज सेक्स रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ मेल टू फीमेल इन पॉपुलेशन एट डिफरेंट एज। यहाँ पे बताया जाए कि आयु लिंग अनुपात अलग अलग आयु वर्ग में किसी आबादी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है। और नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा हुआ कि द बैलेंस सेक्स रेशियो इज जनरली कंसिडर्ड आइडियल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। संतुलित लिंग अनुपात को आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए आदर्श माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। सांस्कृतिक मापदंड, स्वास्थ्य और सेवा तथा पहुंच और युद्ध जैसे कारक आयु लिंग अनुपात को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि जिस देश में भी युद्ध वगैरह होता है, तो जैसे हम अफ़गानिस्तान जैसे देश का ही उदाहरण लेते हैं जहाँ हमेशा से ही अलग अलग आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान जैसे देश की, तो वहाँ पे कई जगहों पे लड़कियां लोग पैदा नहीं करना चाहते हैं, लड़कियों को भी मार देते हैं। इंडिया में भी ऐसा कई बार जगहों पे होता है। तो युद्ध और आर्थिक असमानता यानी कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी जो सेक्स रेशियो उसको डिटरमाइन करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रामीण शहरी संरचना के बारे। द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल वर्सेस अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन इन मेजर ट्रेंड ग्लोबली। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण है वो अब काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड हो रहा है ग्लोबली, यानी कि वैश्विक स्तर पे दुनिया भर के लेवल पे अगर हम देखें तो शहरीकरण को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया में भी आप देखेंगे तो शहरीकरण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी तेज़ी लाई जाती है ताकि उससे देश का विकास हो सके। तो ये आप इंडिया में भी देख सकते हैं और अदर कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं जो अभी डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं अवधारणा है, मानव कंसेप्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग पीपल चॉइसेस एंड कैपेबिलिटीज़ टू लीड हेल्दी प्रोडक्टिव एंड फुलफिल लिव्स। तो यहाँ पे बात हो रही है अवधारणा की। तो मानव विकास से तात्पर्य लोगों की पसंद और क्षमताओं को विस्तारित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे स्वस्थ, उत्पादक और संतुष्टिदायक जीवन जी सके। जैसे कि अगर आप अच्छा कमाते हैं और अच्छा अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो निश्चित तौर पे जो है आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो कि HDI शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो इसके हिसाब से रैंक किया जाता है कंट्रीज़ को कि कंट्रीज़ का स्थिति क्या है। अगर हम बात करें अपने देश की HDI रैंक की तो ये शायद 100 के आसपास आता होगा।
मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है, 100 के आसपास ही आता होगा, क्योंकि जो HDI का इंडेक्स है वो पैरामीटर है एक, कई सारे फैक्टर जिसमें देखा जाता है कितने लोग कमाते हैं, खुश हैं या नहीं है, हेल्थ केयर कैसा है, बाकी कई सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इंडिया क्या आई थिंक 100 के आसपास ही रैंक होना चाहिए, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। ओके, इस टॉपिक में ये 3 जो महत्वपूर्ण है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, और इसी से इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अतिरिक्त विचार आप देख सकते हैं जनसंख्या विद वगैरह के रिलेटेड, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड आपसे क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव होता है वो पूछा जाएगा, और पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने टॉपिक इसलिए कवर किए हैं, एग्ज़ाम में आमतौर पे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आप इस टॉपिक को भी ध्यान से रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसका PDF का लिंक जो है, जो मैं PDF अभी पढ़ा रहा हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो यूनिट 2 है उसका MCQ, हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग 1-2 MCQ देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा चल जाए कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन, और नीचे आंसर भी देखने को मिलेगा किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन चेंज के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है ऑप्शन डी, जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देना गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ताकि आप क्यों और क्या रीज़न है वो समझ सके क्यों ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, हिंदी मीडियम से जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ द मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन एट डिफरेंट एज। तो इसका जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्यों होगा, आप नीचे देख सकते हैं, द सेक्स रेशियो प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन। तो बैलेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है जब सेक्स रेशियो में पढ़ा रहा था ऊपर में। तो यहाँ पे बैलेंस के बारे में बात हो रही है, डेमोग्राफिक वगैरह की। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सेक्स रेशियो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, सेक्स। द सेक्स रेशियो इज प्रोवाइड इंसाइट इनटू द बैलेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो सेक्स रेशियो है वो क्या करता है, पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो है बैलेंस दिखाता है, मतलब कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, बेसिकली यही बताया जाता है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो गाइज आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और MCQs में लेके आऊँगा, जिसमें 10-15 MCQ रहेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो आगे वीडियो अपलोड होगी। अभी जो मैं ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्लासेस और कैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब टॉपिक में क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, उस पर ही डिस्कस करूँगा, टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा कम से कम समय में। अब बाकी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको 1-1 घंटे 1.5 घंटे इसी टॉपिक पे क्लास मिल जाएंगी, जो कि काम लायक नहीं होती, आपके लिए समय बर्बाद करती है। टू दी पॉइंट काफ़ी लोग बात नहीं करते, अपना जो वॉच टाइम है वो देखने के लिए या वॉच टाइम बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, 1 घंटे कैसे भी बिताते हैं, 1.5 घंटे समय देते हैं, मतलब कि घंटे के हिसाब से ही टीचर का पेमेंट तय होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे आपको वो सब नहीं बताने वाला जो इधर उधर की बातें हैं, टाइम पास करने वाली चीज़ें हैं, उसको दरकिनार रखते हुए जो टू दी पॉइंट है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को डिस्कस करूँगा अपने लेक्चर वीडियोज़ में। सो गाइज़, आशा करता हूँ कि आप सभी को जो क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराया है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी और काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। आगे भी इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आपको सपोर्ट देना चाहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।